नमस्कार दोस्तों। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं नवंबर 21 का पेपर, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1A में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है। भले पार्टनर्स से शुरुआत हो रही है तो हमको लगता है कि पार्टनरशिप एक्ट का क्वेश्चन है, बट इट इज ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इट इज कंटेनिंग प्रोविजन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर। यू कैन सी 4 पार्टनर हैं, उन्होंने जॉइंटली 6 लाख का प्रॉमिस किया है एफ को चुकाने का। तो ABCD जॉइंट प्रोमिसर है, वो लोन चुकाने के लिए जिम्मेदार है और एफ प्रोमिसी है। बी और सी इंसॉल्वेंट हो गए हैं। बी कुछ पे नहीं कर रहा है, सी पेमेंट कर रहा है 50,000। ए इज कंपेल्ड टू पे द होल अमाउंट। डिसाइड टू व्हाट एक्सटेंट ए कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम डी। ओके, तो सिचुएशन ऐसी हो रही है। देखो, पहले तो हम लायबिलिटी समझ लेते हैं कि क्या प्रोविजन है जॉइंट प्रोमिसर की, और हमेशा पहले हमको जो केस के रिलेटेड प्रोविजन है वो लिखना है और फिर हमें हमारा कंक्लूजन लिखना है। तो लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर इज जॉइंट एंड सेवरल। जॉइंट प्रोमिसरी की लायबिलिटी कंबाइंड भी है और इंडिविजुअल भी है। तो किसी भी एक जॉइंट प्रोमिसर को पूरा पेमेंट करने का बोला जा सकता है। तो यहाँ एफ ने पूरा पेमेंट ए से रिकवर कर लिया। अब जिस जॉइंट प्रोमिसर ने पूरा पेमेंट किया उसके क्या अधिकार है? तो ए के क्या अधिकार होंगे? ही कैन आस्क फॉर द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर जॉइंट प्रोमिसर। वो दूसरे जॉइंट प्रोमिसर से कंट्रीब्यूशन मांग सकता है। अगर अदर जॉइंट प्रोमिसर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, इफ दे आर इंसॉल्वेंट, देन डेफिशिएंसी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर विल बी बोर्न बाय रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर। तो कोई इंसॉल्वेंट हो गया, अनेबल टू मेक द पेमेंट है, तो बाकी के जॉइंट प्रोमिसर उसका डेफिशिएंसी बेयर करेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं कि 6 लाख का वैसे पेमेंट है, तो इंडिविजुअली ABCD की जिम्मेदारी 1.5 लाख की होती है। ठीक है, अब पूरा पेमेंट ए से लिया जा चुका है, सबको 1.5 लाख कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बी कुछ नहीं दे रहा है और सी 50,000 दे रहा है। मतलब जो भी अब रिमेनिंग अमाउंट है, ये 5-50, ये बेयर किसको करना है? ए और डी को ही करना है। ठीक है, इक्वल रेशियो में करना है। तो ए 275 बेयर करेगा, डी 275 बेयर करेगा। तो ए और डी को जो है वो नुकसान बेयर करना पड़ रहा है। देखो, इनकी वैसे जिम्मेदारी कितनी थी? 1.5 लाख की जिम्मेदारी थी इनकी। तो इनको 1.25 लाख का, दोनों को 1.25 लाख का नुकसान बेयर करना पड़ रहा है। ये 1.25 लाख का नुकसान किसकी वजह से हो रहा है? 1.25 लाख का मतलब टोटल 2.5 लाख का नुकसान उनको क्यों बेयर करना पड़ रहा है दोनों को मिलके? तो 2.5 लाख का किसकी वजह से? तो बी तो पूरा अपना 1.5 लाख नहीं दे रहा है और सी 1.5 लाख में से 50,000 ही दे रहा है। तो बी और सी का मिलना चाहिए 3 लाख, बट सी का सिर्फ 50,000 आया, मतलब टोटल 2.5 लाख ही, 50,000 ही आया। तो 2.5 लाख पूरा का पूरा नुकसान, वो नुकसान ए और डी को बेयर करना पड़ रहा है। ठीक है ना? तो दिस इज द प्रोविजन। जॉइंट प्रोमिसर की पूरी प्रोविजन देखो समझाई हुई है, यू कैन सी। और फाइनली उसका कंक्लूजन, पहले पूरा प्रोविजन समझाया है। एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर में बी कंपेल्ड टू परफॉर्म, देन अगर ऐसा है तो ही हैज राइट ऑफ कंट्रीब्यूशन, और अगर किसी का लॉस हो जाता है तो वो सबको बेयर करना है। तो वो पूरा हमने जो डिस्कस किया वो समझाया हुआ है। ए इज इंटाइटल्ड रिसीव, डी से कितना ले सकते हैं? 275, दैट वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है ना? तो ये फर्स्ट केस था। दूसरा केस देख रहे हैं। ए के प्राइवेट लिमिटेड हैज बोरोड 36 करोड़ फ्रॉम बी के फाइनेंस लिमिटेड। कंपनी ने 36 करोड़ बोरो किया है। मेमोरेंडम के अंदर 30 करोड़ का लिमिट है, मतलब कंपनी ज्यादा से ज्यादा बोरो कितना कर सकता है? 30 करोड़। वेदर द प्राइवेट कंपनी इज लायबल टू पे दिस डेट, स्टेट द रेमेडी। तो क्या कंपनी ऐसा कह सकती है कि प्राइवेट लिमिटेड इस लायबल है? तो बेसिकली यहां पे आ जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस।
कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर का कोई भी काम करता है दैट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी, दैट इज अल्ट्रा वायरस, वो काम वॉइड माना जाता है, उसका लीगल इफेक्ट जीरो है। मतलब कंपनी इज नॉट लायबल टू पे दैट डेट, कंपनी को वो पेमेंट करने का उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता है। तो क्या थर्ड पार्टी ऐसा कह सकते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था आपके मेमोरेंडम में क्या लिखा है? क्या बीके फाइनेंस ऐसा कह सकते हैं कि आपका मेमोरेंडम आपका प्रॉब्लम है, हमको कैसे पता होगा? नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकते हैं। कंपनी के लिए कहा जाता है देयर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है कि जो भी थर्ड पार्टी कंपनी के साथ डील कर रहा है उसने कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़ लिया है, ऐसा माना जाता है। और मेमोरेंडम और आर्टिकल दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं, वो आरओसी के पास फाइल होने के बाद कोई भी थर्ड पार्टी उसको वेरीफाई कर सकता है। तो यहाँ बीके फिनेंस ऐसा नहीं कह सकता कि हमको पता नहीं था, मेमोरेंडम हमने देखा नहीं था। नहीं, कानून कहता है कि अगर आप कंपनी के साथ डील करते हैं तो इट इज प्रिज्यूम्ड दैट यू हैव रेड द मेमोरेंडम, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट यू हैव अंडरस्टूड द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ कंपनी लायबल, एके प्राइवेट लिमिटेड लायबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। तो बीके फिनेंस क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या रेमेडी है? तो कंपनी के खिलाफ तो वो नहीं जा सकते हैं, बट कंपनी को चलाने वाले जो डायरेक्टर्स हैं उनको पता था, फिर भी उन्होंने लायबिलिटी को क्रॉस किया, अपनी अथॉरिटी को क्रॉस किया, तो ये डायरेक्टर्स को केस कर सकते हैं, ये डायरेक्टर्स को केस कर सकते हैं, बट कंपनी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते हैं रिकवरी के लिए। फाइन। तो यू कैन सी अगेन यहां समझाया हुआ है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस समझाया हुआ है, एंड वेदर द कंपनी इज लायबल टू, पहले हमें प्रोविजन समझा देनी है कि भाई प्रोविजन क्या कहता है कि अगर मेमोरेंडम के बाहर का है तो इट विल बी होली वॉइड, यू कैन सी। फिर हमें कंक्लूजन दिखाना है कि जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब क्या होगा। हियर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर बोरोइंग 36 करोड़ इज अल्ट्रा वायरस, सो इट इज void, company is not liable to pay the debt। तो इनके पास रेमेडी क्या अवेलेबल है बीके फाइनेंस के पास? दे कैन टेक एक्शन अगेंस्ट डायरेक्टर्स बट नॉट एनी एक्शन अगेंस्ट प्राइवेट कंपनी, कंपनी के सामने नहीं ले सकते एक्शन। ठीक है ना? तो आई थिंक दिस इज क्लियर। क्वेश्चन 2 तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, हम अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है वही डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन 3B, you can see हमें कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी एग्जामिन करनी। 16 साल का एक लड़का है, माइनर है, 16 इयर्स, मतलब माइनर, लोन लिया 50,000 का पर्सनल रीजन के लिए। मतलब यहां कोई नेसेसरी सप्लाई नहीं हो रही है, नेसेसरी सप्लाई हो रही होती तो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट की बात होती। कुछ समय के बाद वो मेजर बन गया और माइनॉरिटी के दौरान जो काम किया था वो पैसा लौटा नहीं पाया, लेंडर केस करना चाहता है। तो जब भी माइनर के एग्रीमेंट की बात आए आपको लिख देना है माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो एंड इट इज ड्यू टू द केस ऑफ मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। ये केस भी आपको लिख लेना चाहिए। तो यहाँ पे माइनर के पास पैसे मांगने का अधिकार नहीं है। माइनर मेजर होने के बाद माइनॉरिटी के दौरान जो किया था उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकता है। रेक्टिफाई मतलब सब्सिक्वेंटली अप्रूव नहीं कर सकता है, तो लेंडर को कोई अधिकार नहीं है। अभी देखो सेकेंड पॉइंट क्या कह रहे हैं। तो पहला तो हमने डिस्कस कर दिया कि ये वॉइड है और लेंडर को कोई अधिकार नहीं है। जे कॉन्ट्रैक्ट्स टू टेक कार्गो, कार्गो का मतलब है गुड्स, फॉर के एट फॉरेन पोर्ट, तो शिप होगा उसका, शिप में गुड्स लेके जाना है। जेज गवर्नमेंट आफ्टरवर्ड्स डिक्लेयर
वॉर अगेंस्ट द कंट्री इन विच द पोर्ट इज सिचुएटेड। ओके, युद्ध की वजह से काम रुक जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया और सामने वाली पार्टी केस करना चाहती है, तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट, ये जो एग्जांपल है, दिस इज एग्जांपल ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज एग्जांपल ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? पहले ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, फिर कुछ ऐसा हो गया सब्सिक्वेंटली कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ becomes void when it ceases to be enforceable by law। तो यहां पे void होने का, कॉन्ट्रैक्ट जब बना तब वैलिड था, फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम void कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यहां पे void होने का कारण है देयर इज इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी अराइज हुई है, जिसको हम सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं, कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कोई ऐसी इम्पॉसिबिलिटी, जैसे कि कानून बदल गया, युद्ध डिक्लेयर हो गया, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रक्ट हो गया, पर्सनल इनकैपेसिटी आ गई, कोई ऐसा इवेंट हो गया कि अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे अप्लाई हो जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड। ठीक है, तो यहां युद्ध डिक्लेयर होने की वजह से आगे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, आप चाहें तो भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो यू कैन सी, उसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल वाला, क्वेश्चन 5A, यू कैन सी सेल ऑफ गुड्स एक्ट का है ये क्वेश्चन। सोगा का कंपनी ने, टीके करके व्यक्ति हैं, इन्होंने टिम्बर 1 इंच की थिकनेस का मंगवाया है ड्रम बनाने के लिए। ओके, तो अपना पर्पस बता दिया है कि ड्रम बनाना है और 1 इंच की थिकनेस चाहिए। सेलर ने एग्री किया कि भाई हाँ, मैं 1 इंच का सप्लाई कर दूंगा। सेलर ने टिम्बर जब सप्लाई किया तो उसका थिकनेस जो है वो 1.4 इंच आया, मंगवाया था आपने 1 इंच का। टिम्बर इज कॉमर्शियली फिट फॉर द पर्पस फॉर विच इट वॉज ऑर्डर्ड। नाउ द पार्टी बायर जो है वो रिजेक्ट कर रहा है टिम्बर। क्या वो रिजेक्ट कर सकता है? तो अब देखो, यहाँ पे दो व्यूज आ रहे हैं, आप दोनों आंसर लिख सकते हैं। एक तो कॉमर्शियली फिट पर फॉर द पर्पज है, मतलब कि जिस काम के लिए आपने बोला था ड्रम बनाने के लिए, वो ड्रम बनाने के लिए यूज में आ सकता है, ऐसा है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आपको रिजेक्शन का अधिकार नहीं है। तो अगर कॉमर्शियली फिट वाले एंगल से जाते हैं तो रिजेक्शन का अधिकार नहीं है। बट हमें पता है कि देयर इज इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ डिस्क्रिप्शन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में there are many implied condition, one of the implied condition is condition as to description, कि goods जब description से sell होता है तो goods must match with the description। तो यहाँ description था 1 इंच, भाई 1 इंच का होना चाहिए, और goods निकला है 1.4 इंच का, मतलब goods description को मैच नहीं करता है, तो goods को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो दोनों आंसर आपके सही साबित होंगे। इंस्टीट्यूट ने भी दोनों ही आंसर दिए हैं, यू कैन सी। देखो, timber supplied is commercially fit, it means
implied condition is fulfilled, you can't reject the timber. ये पहला आ गया. अब अल्टरनेटिवली सेक्शन 15 कि अगर डिस्क्रिप्शन से आपने गुड्स सेल किया है तो गुड्स डिस्क्रिप्शन से मैच करना चाहिए. तो उस हिसाब से देखें तो इट डज नॉट कोरेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन रिजेक्ट द टिम्बर. बायर कैन रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट, रिजेक्ट द गुड्स. ठीक है ना. तो ये हो गया. नाउ सेकेंड पार्ट 5 का. नाउ सेकेंड पार्ट क्या कहता है. ए बी एक सेलर है और सी डी बायर है. 500 बैग सेल कर रहा है. ईच बैग कंटेन्स 50 kg ऑफ व्हीट. ए बी सेंट 450 बैग्स बाय रोड ट्रांसपोर्ट. 450 बैग रोड से भेज दिए और सी डी बाकी का 50 बैग लेके गया है. उसको डिलीवरी मिली 450 बैग की. इन बिटवीन पता चलता है कि बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है और एबी को अभी तक पेमेंट नहीं मिला है, सेलर को अभी तक पेमेंट नहीं मिला है, तो उसने गुड्स को ट्रांजिट में रोक लिया है. जो इंसॉल्वेंट कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसका पूरा राइट फिर कोर्ट के माध्यम से एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट होता है. तो ऑफिशियल रिसीवर जो है वो पूरी एसेट इंसॉल्वेंट पर्सन की अपने कंट्रोल में लेता है. तो वो ये बैग क्लेम कर रहा है कि भाई ये बायर ने मंगवा लिए थे तो बैग उसके हैं, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है. तो यहाँ पे सी राइट्स ऑफ अनपेड सेलर बीच में आ जाता है. अनपेड सेलर के कुछ राइट्स गुड्स के अगेंस्ट है. गुड्स के अगेंस्ट अनपेड सेलर के 3 राइट हैं. एक राइट ऑफ लियन, दूसरा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट और तीसरा राइट ऑफ रीसेल. सो वन ऑफ द राइट इज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कि गुड्स सेल हो जाने के बाद भी सेलर उसको अपने कब्जे में ले सकता है. तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब अप्लाई कर सकते हैं. एक तो सेलर अनपेड होना चाहिए, गुड्स ट्रांजिट में होना चाहिए. ट्रांजिट में होने का मतलब सेलर से निकल चुके हैं और बायर को अभी तक मिले नहीं हैं. गुड्स अभी भी थर्ड पार्टी के पास है तो बायर को अभी तक डिलीवरी मिली नहीं है, तो गुड्स ट्रांजिट में है, ऐसा कह सकते हैं. एंड थर्ड कंडीशन, बायर मस्ट बिकम इंसॉल्वेंट. ये 3 कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो सेलर को गुड्स को रोकने का अधिकार मिल जाता है. क्या कंडीशन है. सेलर अनपेड है, गुड्स ट्रांजिट में है, बायर इंसॉल्वेंट बन जाता है, तो सेलर गुड्स को अपने कंट्रोल में ले सकता है और सेलर अपने पास वो रख सकता है. तो दैट इज द राइट ऑफ अनपेड सेलर. तो यहाँ पे वो कंडीशन आप देख सकते हैं फुलफिल हो रही है. गुड्स अभी तक बायर को पहुंचे नहीं है. कितने बैग्स. 450 बैग्स. तो ये 450 बैग्स को सेलर अभी भी अपने कब्जे में ले सकता है. ठीक है. तो ऑफिशियल रिसीवर इसको डिमांड नहीं कर सकता है, सेलर का ही अधिकार इसके ऊपर रहेगा. ठीक है ना. तो यू कैन सी राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट समझाया हुआ है पूरा. पहले वो राइट समझाना है और फिर हमें यहां बता देना है कि बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, ट्रांजिट में है, अभी भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो सेलर कैन स्टॉप द गुड्स एंड ऑफिशियल रिसीवर क्लेम नहीं कर सकता है. ठीक है.